संजय राउत का कहना है कि हमारी सरकार को गिराना इतना आसान नहीं है, ये मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान नहीं है। देखिए, संजय राउत जी का अगर आप उनकी बयानबाजी देखें तो वो बहुत ही अग्रेसिव किस्म की बयानबाजी करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, बहुत अनपार्लियामेंटरी भाषा का भी उपयोग करते हैं। तो बहरहाल इस समय तो देखिए उनको वो सरकार के पक्ष में ही बात करेंगे और ये उनका नैतिक दायित्व बनता भी है। क्यों कि वो सरकार का पक्ष लें। अभी वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक पॉट बॉयलर की तरह हो रही है, बहुत गर्मा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़े। और देखिए, हर नेता अभी इस समय यही कोशिश करेगा कि अगर बात किसी ना किसी तरह से बन जाती है, बागी विधायक वापस पार्टी की ओर रुख करते हैं और कहीं ना कहीं कोई समझौता हो जाता है और सरकार बच जाती है, तो क्यों हंगामा करें या क्यों इस मुद्दे को और इसको और बढ़ावा दें। तो वो वही कर रहे हैं कि सरकार नहीं गिर सकती। और ये वो देखिए, अभी तो बहुत ही इमेच्योर स्टेज है ये सब कहना। ये तो आने वाले वक्त में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और कुछ ही समय में हमें महाराष्ट्र में सत्ता यही रहती है या सत्ता पलटती है, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। इस समय तो कुछ भी एक डेफिनेटिव कमेंट करना बहुत ही इमेच्योर होगा। मैम, तमाम जो जनता है जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी सोशल मीडिया पर राय रख रही है, उन लोगों का कहना है कि आज जो भी हालात महाराष्ट्र में है उसके जिम्मेदार संजय राउत हैं और संजय राउत के वो बयान है जो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर देते रहते। जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, संजय राउत काफ़ी इन्फ्लेमेटरी बयानबाजी करते हैं। वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एरोगेंस है। ये नेताओं में आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं, उन्हें लगता है कि बस ये जो 5 साल की सत्ता है ये नेवर लास्टिंग है, मतलब ये एवर लास्टिंग है, ये हमेशा से ही उनके पास वो सत्ता रहेगी। बट जनता जो है, जनता जनार्दन है और जनता सब देखती है। और आज की इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया की एज में जनता को बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ नेता कुछ बोलता है और वहाँ उसका डिटेल्ड एनालिसिस वहीं साथ ही साथ लोग प्रोवाइड करते हैं और उन नेता ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस इंटेंशन से कहा। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही जल्दी अवेलेबल होता है। तो संजय राउत की अगर आप बयानबाजी की बात करें तो उन्होंने पीछे भी बहुत कंगना रनौत वाला किस्सा देख लीजिए, बाकी भी कोई किस्सा देख लिया, मोदी जी के लिए वो देख लीजिए, बीजेपी के लिए किस किस किस्म के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उनको ऑब्वियसली बोलना नहीं चाहूँगी। बट जनता सब देख रही है और कहीं ना कहीं जो जैसा कि आपने कहा जनता की प्रतिक्रिया क्या है, जनता जिस जनता ने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया, उस जनता को उन्होंने कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई, तो कहीं ना कहीं वो जनता का आक्रोश तो है ही। और ऑब्वियसली जो जनता चाहती थी कि बीजेपी की सरकार आए, वहाँ पे अब उनका समर्थन खुल के बाहर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखिए, जनता को भी इन्होंने फासिज्म का रोना तो रहते रहे, गाते रहते हैं ये लोग, उसका राग अलापते रहते हैं। बट अगर आप देखें तो असली फासिज्म तो महाराष्ट्र में हो रहा है। पिछले कुछ समय से देख लीजिए, पलघर साधुओं की जो हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड था, उस पर आज तक लोग पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आपकी पुलिस वहाँ मूकदर्शी बन के उन साधुओं की निर्मम हत्या होते देखती रही, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। तो देखिए, जनता चीज़ों को भूलती नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जनता ही है जो वोट देती है और किसी भी नेता का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो डिसाइड करती है। मैम, जनता की बात हम कर रहे हैं और पालघर का नाम भी आपने लिया, जो घटना 2020 16 अप्रैल के दिन महाराष्ट्र में हुई थी। आज इसी को लेकर आज तमाम जनता है वो सवाल उठा रही है कि पालघर में ना अपनी पुलिस के ऊपर एक्शन लिया और ना ही तो सीबीआई इंक्वायरी होने दी इस पूरे मामले में। आज वही शिवसेना के नेता संजय राउत ये कहते हैं कि हमें हिंदुत्व किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं। देखिए, किसी के कहने से क्या होता है, कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। देखिए, शिवसेना तो अब बड़ा, देखिए बाला साहब की जो शिवसेना थी और आज जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो लोग हैं, जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। आप अगर पालघर की हम बात करें तो वहाँ पे 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई और उसके बाद भी जो सरकार का इन एक्शन था, मतलब आज तक हम लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपने किया क्या है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ दिखाने प्रूफ है ही नहीं। इनफैक्ट उसके जो पालघर केस के जो अभिवक्ता थे, एडवोकेट थे,
उनकी भी एक बहुत ही सस्पिशियस मौत हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो भी लोग कुछ नहीं भूलते। अगर ये लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया एज में लोग कुछ भूल जाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो इसी जनता का वोट डिसाइड करेगा कि कौन सा नेता आगे जाएगा और कौन सी राजनीतिक पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर बना रहेगा। महाराष्ट्र में राजनीति की उथल पुथल है, लगातार लोगों की तरफ से सवाल उठ रहा है कि जो शिवसेना कभी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा करती थी, हिंदुत्व के लिए लड़ती थी, आज वो किस राह पर चली गई? देखिए महाराष्ट्र में तो क्या हो रहा है, अगर आप महाभारत का एक एग्जाम्पल लें तो जो महाभारत बेसिकली हुआ था उसमें भी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा दुर्योधन क्या वाकई सत्ता पाने के लायक है, क्या वो राज करने के लायक है। वही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ है। सत्ता पाने की लालसा में महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो अपने पिताजी के सिद्धांतों को बिल्कुल दरकिनार करके किसी न किसी तरह उन्हें सत्ता तो मिल गई। अब महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम से अगर आप देखें ना कि वहाँ ये ही लोग महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना की कोएलिशन गवर्नमेंट है और वो डंके की चोट पर सिर्फ फासिज्म का रोना रोते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें वहाँ की जनता जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार न बनाते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ कोएलिशन की और सरकार बनाई तो कहीं ना कहीं जनता में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट ऐंठे और उसके बाद उन पार्टियों के साथ सरकार बनाई जिन पार्टियों ने हमारे इष्ट भगवान राम जी के अस्तित्व को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस ने एक एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में और वहाँ किया था, वहाँ के राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है। अब उन लोगों के साथ इन्होंने पार्टी बनाई और देखिए काफ़ी समय से वो लोग सत्ता पे राज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग इससे नाखुश थे और कहीं ना कहीं जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा और अगर आप देखें वो जो बागी विधायक हैं उन्होंने भी यही कहा, एग्जैक्टली यही चीज़ कही है कि बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इन्होंने ठुकराकर सरकार बनाई है और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमारी कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम इस पार्टी के साथ अब जुड़े रहें और हम चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। तो बेसिकली मुद्दा तो वही है, हिंदुत्व के नाम पे वोट ऐंठे और बाकी वहाँ पे सरकार उनके साथ बनाई जो हमारे हिंदुत्व में मतलब हिंदुओं के इष्ट भगवान राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। तो शायद ये कह सकते हैं उनके कर्मों का नतीजा है या किसी की कॉन्शियस जाग गई है, बट हाँ देखने में तो यही लग रहा है। मैम, एकनाथ शिंदे का बयान है, जिन चीज़ों का अभी आपने जिक्र किया है, और एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना ने उनके पार्टी पद से हटा दिया है। किस तरीके की बौखलाहट है शिवसेना की? देखिए ऑब्वियसली उन एकनाथ शिंदे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, महाराष्ट्र में कद्दावर नेता है शिवसेना के। उनके बागी तेवर से कहीं ना कहीं तो सरकार तिलमिलाई होगी। अब देखिए उन्होंने पार्टी लाइन से हट के अपने हाईकमांड से हट के एक ऐसा बागी कदम उठाया है जिससे कि सरकार नेचुरली खतरे में आ गई, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 26 विधायकों का साथ है। और अगर आप देखिए अभी राज्यसभा के और MLC के जो ये इलेक्शंस हुए हैं, बावजूद इसके कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी उन्हें अच्छे खासे उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बागी विधायक हैं उनका सपोर्ट उन्हें मिला है। और एकनाथ शिंदे ने एग्जैक्टली यही कहा है कि बाला साहब की हिंदुत्ववादी जो आइडियोलॉजी थी उसको दरकिनार करके जो शिवसेना अभी आज वहाँ पे सत्ता में आई है वो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो शायद यही कारण है कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ आई डोंट नो कि अब क्या होगा वहाँ पे। तो अभी तो इट्स वेरी जुवेनाइल टू से, अभी वहाँ पे पॉलिटिकल संकट तो है क्योंकि वो सब सूरत भाग गए हैं और यहाँ से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग वापस आइए। तो देखिए अभी तो एक पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है, बट आने वाले समय में स्थिति बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, तब ही कुछ कहना मतलब जायज़ रहेगा। अभी तो इट इज़ वेरी इमेच्योर टू से, बट जैसा कि मैंने कहा हिंदुत्व ही बेसिकली वहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन बना है। और मैम अगर हम बीजेपी की बात करें, राज्यसभा या फिर MLC के चुनावों पर नज़र डाली जाए तो आज भी MLC के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 134 विधायकों ने वोट किया है, और वहीं अगर वोट शेयर देखा जाए तो बीजेपी का सिर्फ 106 है। तो कहीं ना कहीं से पार्टी की MVA की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, कहीं वही विधायक तो नहीं है जो बीजेपी में आना चाहते हैं, जो सूरत में बैठे हैं?
बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वैलिड है और जैसा अभी वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन बनता दिख रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए उनके पास इतने विधायक ही नहीं है जितना उन्हें वोट मिला है। तो कहीं न कहीं ये उन लोगों का वोट मिला है जो उनकी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ सहमत है और जो चाहते हैं कि शायद फ्यूचर में या तो देखिए वो कोवर्टली उनको समर्थन करें या तो खुलकर सामने आए। जैसे कि एकनाथ शिंदे के जो तेवर है वो तो ऐसे ही लग रहे हैं कि वो बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं और कहीं न कहीं अगर वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है और ऐसी फ्लोर टेस्ट होता है और ऐसा कुछ होता है वहाँ पर, तो डेफिनेटली वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो तो खुल के कह रहे हैं इस बात को। मैम एक तरफ उन्होंने मांग रखी है, यही सारी मांगे जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, तो वहीं दूसरी तरफ